गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पिछले क्लास में हम लोगों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पे कुछ प्रॉब्लम किया था। इस क्लास में हम लोग ओम्स लॉ और रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। तो आइए हेडिंग डालिए, ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस। तो देखिए ओम्स लॉ एंड रेसिस्टेंस, हेडिंग डालिए ओम्स लॉ and resistance और समझिए, देखो ओम्स लॉ को पढ़ाने के पहले हमको थोड़ा सा रेसिस्टेंस को आप लोग को बताना पड़ेगा। ऐसे तो आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा जो बच्चे नहीं पढ़े हैं उनको हम समझा देते हैं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। उसके बाद सीधे मैं जंप करूंगा ओम्स लॉ पर कि ओम्स लॉ क्या कहता है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा रेसिस्टेंस के बारे में जान लीजिए। रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस, तो देखिए इट इज प्रॉपर्टी ऑफ any substance due to which it opposes the flow of current through it. It is denoted by capital R. Its SI unit is ओम, जिसका सिंबल में हम लोग सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिखते हैं ओम। समझो क्या कहता है रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस जो होता है, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ एनी सबस्टांस ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। इट्स एसआई यूनिट इज ओम। मतलब रेसिस्टेंस जो होता है वो किसी भी मटेरियल में करंट के फ्लो का क्या करता है? अपोज करता है। किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। इसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं और इसका एसआई यूनिट क्या होता है? ओम होता है। ये ऑलरेडी आप लोग क्लास 9th और 10th में पढ़े होंगे कि रेसिस्टेंस क्या होता है। क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे, इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़े होंगे। समझ गए? तो रेसिस्टेंस जो होता है किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को अपोज करता है। समझ रहे हो? अब रेसिस्टेंस के बारे में हम लोग और आगे चल के विस्तार से पढ़ेंगे कि जब रेसिस्टेंस सीरीज में होगा तब क्या होगा, जब रेसिस्टेंस पैरेलल में होगा तब क्या होगा, रेसिस्टेंस अगर रहेगा तो उसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। ये सारा चीज़ हम लोग रेसिस्टेंस के बारे में आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमको ओम्स लॉ को एक्सप्लेन करना था, इसीलिए जस्ट आपको रेसिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया कि रेसिस्टेंस क्या करता है। तो रेसिस्टेंस किसी भी कंडक्टर में करंट के फ्लो को क्या करता है? अपोज करता है। समझ गए? यहाँ पे हमको ओम्स लॉ पढ़ाना था, इसीलिए थोड़ा सा हमको रेसिस्टेंस का जरूरत पड़ता, इसीलिए इतना आपको बता दिया। आगे रेसिस्टेंस के बारे में और हम लोग पढ़ेंगे कि जब सीरीज कनेक्शन में होगा तब क्या होगा, जब पैरेलल कनेक्शन में रहेगा तब क्या होगा, रेसिस्टेंस के क्रॉस वोल्टेज का ड्रॉप कितना होगा। समझ लो? तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ को पढ़ेंगे कि ओम्स लॉ क्या होता है। इसके बारे में तो और आगे अभी पढ़ना है। ये जस्ट हम आपको थोड़ा सा एक आइडिया दिए कि रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट डिनोट कैसे करते हैं, एसआई यूनिट क्या होता है और रेसिस्टेंस क्या होता है। ये सारा चीज़ आपको क्या कि यहाँ पे हम बता दी। आगे और पढ़ेंगे रेसिस्टेंस के बारे में, लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे
ओम्स लॉ को कि ओम्स लॉ क्या कहता है। तो देखो ओम्स लॉ समझिए इस चीज को, ओम्स लॉ को तो हम बात करेंगे ओम्स लॉ को, ओम्स लॉ का हम लोग क्या करेंगे, बात करेंगे। देखिए ओम्स लॉ क्या होता है। किसी भी कंडक्टर में करंट का जो फ्लो होता है वो एक रूल के अनुसार होता है, एक नियम के अनुसार होता है। उसी नियम को ओम्स लॉ में बताया गया है, क्या कि कौन सा रूल को फॉलो करता है करंट जब किसी वो कंडक्टर में क्या करता है, फ्लो करता है, तब उसी रूल को ओम्स लॉ में क्या किया गया है, एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं ओम्स लॉ में उस रूल को क्या कहता है ओम्स लॉ, जो समझिए। ओम्स लॉ क्या बोलता है कि करंट डेंसिटी at any point in a conductor is directly proportional to electric field inside the conductor, इतना क्लियर हुआ। देखो एक्चुअल में ओम्स लॉ को हम लोग इनडायरेक्ट फॉर्म में ऑलरेडी पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई पढ़े थे पिछले क्लास में। वही ओम्स लॉ है, उसी को आगे चल के हम एक्सप्लेन करेंगे तो हमको मिलेगा V इक्वल टू आई आर। समझ रहे हो, J इक्वल टू सिग्मा ई को ही आगे हम एक्सप्लेन करेंगे तो मिलेगा। तो एक फॉर्म तो J इक्वल टू सिग्मा ई आ गया ओम्स लॉ का, और दूसरा V इक्वल टू आई आर आ गया ओम्स लॉ का, दूसरा फॉर्म। समझ गए। तो एक्चुअल में जो J इक्वल टू सिग्मा ई जो हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे वही ओम्स लॉ है। देखो कैसे, थोड़ा सा हम समझेंगे आगे। कहता है करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। मतलब कि J जो होगा करंट डेंसिटी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब ये प्रोपोर्शनलिटी का जब साइन आप हटाओगे तो क्या आ जाएगा, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई, यही आएगा ना भाई। बोलो इस सिग्मा क्या होता था, क्या होता था बोलिए, कांस्टेंट होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते थे, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल। बोलो बोलते थे ना। सिग्मा क्या होता था, कांस्टेंट होता था, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल बोलते थे। इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाए तो सिग्मा है, और यही जो है वो क्या है भाई, ओम्स लॉ है। इसी को मैं ओम्स लॉ बोलता हूं, इसी को मैं क्या बोलता हूं, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यही फॉर्म है, यही ओम्स लॉ है। J इक्वल टू सिग्मा ई, करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर। अब हम यही फॉर्मूला को आगे लेकर के चलेंगे और मैं इसी से प्रूफ करूंगा V इक्वल टू आई आर। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ एंड V इक्वल टू आई आर इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। समझ गए। तो V इक्वल टू आई आर हम इसी फॉर्मूला से प्रूफ करेंगे। पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे देखते हैं। पहले आप लोग इतना क्या करिए, लिखिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इतना लिख लीजिए, लिख लीजिए तो फटाक से, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए आगे की ओर देखिए, हम लोग पढ़ते हैं। मान लो कि हमारे पास एक कंडक्टर है। क्या है भाई? एक मान लीजिए कि हमारे पास कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है। इसका लेंथ कितना है भाई? L है। बहुत अच्छी। क्रॉस सेक्शनल एरिया मान लीजिए A है, ठीक है। इसका मान लेते हैं कि रेसिस्टिविटी जो है वो रो है। क्या है भाई? रेसिस्टिविटी वो कितना है? रो है। रेसिस्टिविटी क्या दिया हुआ है? रो दिया हुआ है। रेसिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो रेसिस्टिविटी क्या है? मान लो रो है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे तक मान लेते हैं कि इसको हम सम पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V से कनेक्ट कर दिए। इसको मैं क्या दे दिए? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस में दे दिया और इसको मैं डेल्टा V से क्या किया? कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा समझो इस चीज़ को। जैसे ही मैं इसमें डेल्टा V पोटेंशियल दे देंगे तो क्या होगा कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। क्या डेवलप हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो आप लोग जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़े थे डेल्टा V इक्वल टू क्या होगा? E इंटू L। अब सोचो कि जहाँ पे डेल्टा V होगा, L होगा, वहाँ पे तो E डेफिनेटली होगा। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए। E इक्वल टू डेल्टा V बाई क्या चीज़ भाई? L हो जाएगा। अच्छा, ओम्स लॉ क्या बोलता है? J इक्वल टू सिग्मा इंटू E बोलता है। तो J इक्वल टू सिग्मा, E का वैल्यू कितना? तो डेल्टा V बाई L। बोलो, होता है? यही होता है ना यार वैल्यू। अच्छा, करेंट डेंसिटी क्या होता है? करेंट फ्लो पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करेंट डेंसिटी। तो क्या मैं J को I बाई A नहीं लिख सकता हूँ? तो I बाई A इक्वल टू सिग्मा डेल्टा V बाई L नहीं होगा? बोलो, होगा। अच्छी बात। डेल्टा V को मैं क्या लिखूं? यहां से अगर मैं डेल्टा V को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो I इंटू L बाई सिग्मा इंटू A। बोलो, लिख सकता हूं ना यार? I इंटू L बाई सिग्मा इंटू A। अच्छा, एक चीज समझो, मैं आपको कल बताया था पिछले क्लास में कि जो रेसिस्टिविटी होता है, रेसिस्टिविटी इसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो इक्वल टू होता है 1 बाई सिग्मा। बोलो, बताए थे? अच्छा, तो क्या मैं डेल्टा V को यहां से I जैसे वैसे ही रहने दीजिए, रो L बाई A नहीं लिख सकता हूं? बोलो, लिख सकता हूं कि नहीं? लिख सकता हूं। अच्छा, रेसिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। L किसी भी कंडक्टर का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी भी कंडक्टर का क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब कि A वाला जो आप पूरा टर्म देख रहे हैं वो क्या रहेगा?
कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। समझे? रेसिस्टिविटी कांस्टेंट रहेगा क्योंकि रेसिस्टिविटी इक्वल टू 1/सिग्मा, और कंडक्टिविटी किसी भी कंडक्टर का क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, तो रेसिस्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगा, लेंथ भी कांस्टेंट रहेगा, एरिया भी कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब टोटल टर्म क्या रहेगा? किसी भी कंडक्टर का कांस्टेंट रहेगा। और इसी कांस्टेंट को मैं बोलता हूं रेसिस्टेंस। क्या बोलता हूं? रेसिस्टेंस, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। क्या चीज से डिनोट करते हैं? आर से। यानी कि मैं डेल्टा भी इज इक्वल टू आई आर लिख सकता हूं। बोलो, लिख सकता हूं। आर क्या है यहां पे? कांस्टेंट है। क्या है भाई? कांस्टेंट। ए भी ओम्स लॉ है। ए क्या है? ए भी ओम्स लॉ है, लेकिन ये ओम्स लॉ का क्या है? सेकंड फॉर्म है। और जे इक्वल टू सिग्मा क्या है? ओम्स लॉ का फर्स्ट फॉर्म। एक्चुअल में भी इक्वल टू आई आर, मैं जे इक्वल टू सिग्मा ई से ही तो लाया, इसी से तो लाया, वो चीज लाया ना। अच्छा, अगर आर कांस्टेंट रहेगा तो सोचो डेल्टा भी जो होगा, क्या होगा? डेल्टा भी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या रहेगा? आई के। डेल्टा भी क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। मतलब अगर आप डेल्टा भी की वैल्यू को बढ़ाओगे तो इसमें करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी। करंट की भी वैल्यू क्या होगा? बढ़ेगा। अगर डेल्टा भी की वैल्यू को घटाओगे तो करंट का भी वैल्यू घटेगा, क्योंकि आर क्या है भाई? आर क्या है? कांस्टेंट। समझ रहे हो ना? आर क्या है? कांस्टेंट। इतना क्लियर हुआ? अच्छा, अब थोड़ा सा इधर ध्यान दो एक चीज को। आइए थोड़ा सा इधर ध्यान देते हैं। इधर आइए। ये जो आर की वैल्यू है, रेसिस्टेंस का वैल्यू है, वो क्या है भाई? आर की वैल्यू रो एल बाई ए। बोलो है? अच्छा, तो रो इजकल टू कितना हो जाएगा? आर ए बाई एल। बोलो होगा? एक्चुअली मैं रेसिस्टिविटी का यूनिट निकालना चाह रहा हूं कि रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या होगा। समझ रहे हो? अच्छा, तो रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। क्या होता है रेसिस्टेंस का यूनिट? ओम, जिसका सिंबॉलिक फॉर्म क्या है भाई? इस तरह से। एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, लेंथ का यूनिट मीटर। कट गया ना? तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या हो गया? यानी कि मैं बोल सकता हूं कि यूनिट जो ऐसा यूनिट होगा, ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज क्या बाबू? ओम मीटर। ओम मीटर। इतना समझने में कोई दिक्कत है? बोलिए। ऐसा यूनिट जो होगा रेसिस्टेंस का, वो क्या होगा? रेसिस्टिविटी का वो क्या होगा? ओम मीटर हो। रेसिस्टिविटी का डिफिनीशन लिख लीजिए। ऐसा यूनिट तो हो गया रेसिस्टिविटी। दिख रहा है? दिखेगा ना? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। इसका सबसे पहले मैं क्या लिखा देता हूं? डिफिनीशन आपको देखो। रेसिस्टिविटी मटेरियल ऑफ ए मटेरियल is the resistance of a wire of that material
of that material of unit cross sectional area and unit length आया समझ में या नहीं आया? बोलो क्या कह रहा है? कह रहा रेसिस्टिविटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेसिस्टेंस ऑफ ए वायर ऑफ दैट मटेरियल ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। देखो थोड़ा सा इस चीज को समझो, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जो रो का वैल्यू आया, समझो जो रो का जो वैल्यू आया हमारे पास वो कितना आया? R इंटू ए बाई एल आया। अच्छा, अगर A का वैल्यू रहे 1 मीटर स्क्वायर, L का वैल्यू रहे 1 मीटर, तो क्या होगा? समझो, इफ अगर मैं A का वैल्यू कितना ले लूं, इफ A इजकल टू 1 मीटर स्क्वायर और L इजकल टू 1 मीटर, देन रो इजकल टू क्या आ जाएगा भाई? जल्दी बताइए, रो इजकल टू क्या आ जाएगा? R। बोलो आएगा या नहीं आएगा? रो इजकल टू क्या आ जाएगा? R आ जाएगा। R आ जाएगा ना। और इसी चीज को तो मैं यहां पे फिर डिफाइन किया या नहीं किया? देखो अच्छे से, इसी चीज को मैंने क्या किया, यहां पे डिफाइन किया कि किसी भी मटेरियल का रेसिस्टिविटी क्या होगा, तो वो जो होगा वो रेसिस्टेंस होगा ऑफ ए वायर ऑफ दैट मटेरियल का, किसका? जब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होगा? यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर। लेंथ क्या होगा? यूनिट लेंथ होगा। तब क्या होगा? रो इजकल टू R होगा। समझ में आया है? कोई दिक्कत? यानी कि किसी भी मटेरियल का अगर रेसिस्टिविटी जो होता है वो उसी मटेरियल का वायर का यूनिट लेंथ का, यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया का जो रेसिस्टेंस होगा वही क्या होगा? उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी होगा। कोई दिक्कत? बोलो, इतना समझने में कोई दिक्कत? मैं आगे बढ़ूं? पहले इतना आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। पहले इतना आप लोग लिख लीजिए। चलिए, आशा करते हैं हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान दो। आगे हम बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो गया ना भाई? गुड। थोड़ा सा ध्यान दो अब आगे। थोड़ा सा ध्यान दो। मैं चाहूं तो रेसिस्टिविटी का यूनिट क्या आया था? बताइए। ओम मीटर आया था ना। अगर मैं चाहूं तो कंडक्टिविटी का यूनिट, कंडक्टिविटी का जो यूनिट है हम रेसिस्टिविटी से ही निकाल सकते हैं, क्योंकि कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या होता है? O1/ρ होता है। अच्छा, यानी इसका यूनिट मैं निकालूं तो 1/ρ का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। बोलिए, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं ओम मीटर, यही होता है ना यार। अच्छा, अब सोचो, ई जो 1/ओम है इसको मैं साइमंस बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? साइमंस बोला जाता है। तो इसको मैं क्या बोलता हूँ? साइमंस 1/ओम को। तो इसको क्या बोल सकते हैं? या तो ऐसे समझो आगे, 1/ओम का मतलब ओम का रेसिप्रोकल अगर करोगे तो MHO होगा। 1/,
ओम को क्या लिखते हैं, रेसिप्रोकल जब करते हैं तो ऊपर लेके जाते हैं तो उसका उल्टा लिखते हैं, MHO ऐसा लिखा जाता है, MHO पर मीटर, ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बहुत लोग यूनिट इसका ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे तो लिखा ही जाता है और ऐसे भी लिखा जाता है कि 1/ओम को बोलते हैं साइमंस। क्या बोलते हैं, साइमंस। और ये मीटर है तो ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, मीटर इनवर्स यानी पर मीटर। इसको शॉर्टकट में SM-1 साइमंस पर मीटर ऐसे भी लिखते हैं। समझ गए। तो ए जो यूनिट होता है वो क्या उसका यूनिट होता है, कंडक्टिविटी का। किसका, कंडक्टिविटी का। समझ में आया। क्योंकि 1/ρ यानी 1/ओम मीटर। 1/ओम को जब रेसिप्रोकल करोगे वो करते हैं तो इसको ऐसे लिखता है MHO, उल्टा लिख देता है, ओम का उल्टा MHO पर मीटर। अब 1/ओम को साइमंस भी बोलते हैं, तो कुछ लोग साइमंस पर मीटर, और साइमंस को शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, S। ठीक है। ए होता है ऐसा यूनिट, साइमंस पर मीटर। ए भी चलता है, ए भी लिख सकते हो जैसी आपकी मर्जी। समझ गए। और साइमंस का ये फुल फॉर्म में लिखा हुआ। ठीक है। ए भी चल सकता है, ए भी चल सकता है, जैसी आपकी मर्जी। तो ए जो यूनिट होता है वो क्या होता है, कंडक्टिविटी का यूनिट। किसका यूनिट होता है, कंडक्टिविटी का। तो इतना लिखिए, उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ते हैं। पहले इतना लिखिए। चलिए, आई थिंक आप लोग को हो गया होगा, लिख लिए होंगे। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं जो ओम्स लॉ में जो दो फॉर्म लाया वो क्या क्या लाया, V = पहले लाया J सिग्मा × E और V = लाया IR। ये दोनों फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। अब देखो ओम्स लॉ क्या बताता है, ये उस रूल को ही तो बताता है कि कोई भी कंडक्टर में करंट कैसे फ्लो होगा, यानी किस रूल के अकॉर्डिंग फ्लो करेगा करंट किसी भी कंडक्टर में। उसी रूल को क्या करता है, ओम्स लॉ एक्सप्लेन करता है। अच्छा, कुछ ऐसा भी कंडक्टर है जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है, ओम्स रूल लॉ को फॉलो नहीं करता, उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। और जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर। क्या बोलते हैं, ओमिक कंडक्टर। समझ में आया। तो जो नहीं फॉलो करता है उसको नॉन ओमिक, जो करता है उसको ओमिक कंडक्टर। तो देखो, कंडक्टर which follow Ohm's law is called ohmic conductor, is called ohmic conductor। and conductor which not follow and conductor which not follow Ohm's law is called non-ohmic conductor, is called non-ohmic conductor। समझ में आया। यानी जो ओम्स लॉ को फॉलो करता है, जो कंडक्टर ओम्स लॉ को फॉलो करता है उसको हम ओहमिक कंडक्टर बोलते हैं। और जो कंडक्टर
ओम्स लॉ को नहीं फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर। समझ में आया? अब ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फिलहाल आप इतना लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे, ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर को, इतना लिख लीजिए। चलिए, आशा करते हैं आप लोग लिख लिया हूँ। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोग पढ़ के आइएगा अच्छे से, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में। थैंक यू।